तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसका नाम है खूनी मिट्टी। अब नाम सुन के लगता है कि ये सिर्फ एक और डरावनी कहानी होगी, है ना? लेकिन ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है। ये असल में हमें उस जगह ले जाती है, उस धुंधली सी लकीर पर जहां नैतिकता और मजबूरी आपस में टकराती हैं और इंसान भूल जाता है कि सही क्या है और गलत क्या। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस कहानी को। सोचिए जरा, क्या एक लाश किसी की किस्मत बदल सकती है? सुनने में ये कितना अजीब और परेशान करने वाला सवाल है ना? लेकिन ये सिर्फ एक ख्याली सवाल नहीं है। राजन और मालती के लिए ये उनकी जिंदगी की सबसे कड़वी हकीकत बन जाता है, और यही सवाल उन्हें एक ऐसे रास्ते पर धकेल देता है जहां से आप कह सकते हैं वापसी का कोई रास्ता ही नहीं था। तो कहानी के सेंटर में हैं दो लोग, राजन और मालती। अब ये एक ऐसा गरीब जोड़ा है जिनकी पूरी जिंदगी एक बंजर खेत के आसपास घूमती है। उनकी गरीबी आप समझिए ऐसी है कि हर दिन बस किसी तरह कट रहा है, एक जंग की तरह। और फिर एक दिन उसी बंजर खेत में उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो उनकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए पलट कर रख देता है। तो आप सिचुएशन देखिए, कितनी साफ और उतनी ही डरावनी है। एक तरफ है वो बंजर खेत जो उन्हें भूखा मार रहा है, और दूसरी तरफ है जमीन का बस एक छोटा सा हिस्सा जहां एक लाश दफन है। और कमाल की बात यह है कि सबसे अच्छी फसल भी ठीक उसी जगह उग रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो बस आने वाले भयानक फैसलों की एक शुरुआत थी, एक नींव। और यहीं से मालती की सोच कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ दे देती है। वो साफ साफ कहती है, हमारी अच्छी फसल के पीछे का राज वो इंसान था जो हमारे खेत में गड़ा हुआ था। अब देखिए, जहां राजन उस कंकाल को देखकर सिर्फ डर रहा है, मालती का दिमाग कहीं और ही चल रहा है। उसके दिमाग में एक कनेक्शन बन चुका है, एक बहुत ही भयानक कनेक्शन। वो समझ गई थी कि उनकी ये नई नई खुशहाली सीधे सीधे उस लाश से जुड़ी हुई है। और अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां मजबूरी इंसानियत पर भारी पड़ जाती है। मालती का दिमाग अब डर से नहीं चल रहा, नहीं, वो अब एक ठंडे लॉजिक से सोच रही है, गरीबी से बाहर कैसे निकलना है। और फिर वो एक ऐसा प्रस्ताव रखती है, एक ऐसा आइडिया देती है जो असल में उस अंधेरे रास्ते पर उनका पहला कदम होता है। मालती का प्लान आप सोचिए, कितना सिंपल और उतना ही खौफनाक है। उसका सीधा सा हिसाब है कि अगर एक लाश से इतनी अच्छी फसल हो सकती है, तो सोचो एक और लाश से क्या होगा। उनकी तो किस्मत ही बदल जाएगी। और बस यही वो पल था जब वो हालातों के मारे बेचारे नहीं रहते, बल्कि खुद हालात बनाने वाले शिकारी बन जाते हैं। अब राजन, जाहिर है वो हिचकिचा रहा है, उसे अंदर से पता है कि ये गलत है, ये बहुत गलत है। लेकिन मालती सिर्फ एक लाइन बोलती है जो उसके सारे सवालों, सारी नैतिकता पर भारी पड़ जाती है। वो कहती है, अगर आज रुके तो कल भूखे रहोगे। बस भूख का डर, वापस उसी गरीबी में लौटने का खौफ राजन के अंदर की आवाज को चुप करा देता है। और वो ये कर देते हैं। एक बेखबर मासूम बूढ़ी औरत उनका पहला शिकार बनती है। यही वो मोमेंट है, वो लाइन है जिसे वो दोनों पार कर जाते हैं। एक ऐसी लाइन जिसके बाद इंसानियत की दुनिया में वापस लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब कहानी का असली मोड़ शुरू होता है, वो हिस्सा जहां बाहर से मिली दौलत की कीमत अंदर की तबाही से चुकानी पड़ती है। जैसे जैसे उनके पैसे बढ़ते हैं, वैसे वैसे राजन के ऊपर एक अजीब सा दिमागी बोझ भी बढ़ता जाता है। ये पैसा अपने साथ सिर्फ खुशियां नहीं लाया था, ये अपने साथ एक भयानक अंधेरा भी लेकर आया था। और ये कोई एक बार की गलती नहीं थी, नहीं, अगले 5 साल तक मर्डर करना उनकी खेती का एक हिस्सा बन गया। जैसे कोई सालाना रस्म हो, हर साल एक और जान जमीन में दफन होती, और हर साल उनकी फसल और अच्छी होती जाती। ये एक ऐसा भयानक साइकिल बन गया था जिससे बाहर निकलना अब मुमकिन ही नहीं था। और यहीं पर हमें दोनों के बीच का फर्क साफ दिखता है। राजन जो है वो गिल्ट का, अपराध बोध का एक जीता जागता सबूत बन जाता है। उसे अपने किए हुए पाप हर जगह हर वक्त दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ है मालती, वो एकदम प्रैक्टिकल है। उसने जिंदा रहने के लिए सही गलत की सोच को पूरी तरह से छोड़ दिया है, और उसे इसका जरा भी अफसोस नहीं है। राजन का जो गिल्ट है वो अब सिर्फ एक महसूस करने वाली चीज नहीं रही, वो एक जीती जागती हकीकत बन चुका है। मतलब जो नर्क उसके अंदर चल रहा है वही अब उसे बाहर की दुनिया में भी दिखने लगा है। उसे हर कोने में, हर परछाई में अपने शिकार नजर आने लगे हैं, और ये वहम, ये उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं, धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां हिसाब किताब का वक्त आ गया है। राजन के कर्मों का आखिरी हिसाब,
उसका दिमागी संतुलन अब पूरी तरह से टूटने वाला है, क्योंकि जो अंधेरा उसने अपने खेत में बोया था ना, अब वही अंधेरा उसकी आत्मा में फसल दे रहा है। एक रात का सीन है। मालती देखती है कि राजन घर में अकेले ही चीख रहा है, चिल्ला रहा है, हवा से बातें कर रहा है। वो उन लोगों से, उन चीज़ों से माफ़ी मांग रहा है जो सिर्फ और सिर्फ उसे दिखाई दे रही हैं। ये वो डरावना सीन है जहां हकीकत और वहम के बीच की जो पतली सी दीवार थी वो पूरी तरह से टूट जाती है। और फिर होता यह है कि उसका डर ही उसे मार डालता है। अपने आखिरी सांसों में राजन को वो पांचों लोग, उसके पांचों शिकार एक साथ अपनी तरफ आते हुए दिखते हैं और उसका दिल बस ये खौफ बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो वहीं दम तोड़ देता है। उसे किसी और ने नहीं मारा, उसे मारा उसके अपने ही गिल्ट ने, उसके अपने ही अपराध बोध ने। अगर कहानी के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो राजन की मौत एक क्लासिक कैटास्ट्रोफी है, मतलब एक तबाही। ये सीधा सीधा रिजल्ट है उन नैतिक समझौतों का जो उसने किए थे। उसकी तकलीफों का अंत किसी सल्यूशन से नहीं होता, बल्कि उसके अपने ही पापों के बोझ तले दबकर होता है। ये एक ऐसी तबाही थी जो उसने खुद बुलाई थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। और सच कहूं तो इसका अंत शायद पूरी कहानी से ज्यादा परेशान करने वाला है, क्योंकि ये अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाता है, ऐसे सवाल जिनका कोई जवाब नहीं है। चलिए, राजन को तो उसके कर्मों की सजा मिल गई, लेकिन क्या इंसाफ हुआ? तो आखिर में होता क्या है? राजन बस गायब हो जाता है। कोई पुलिस केस नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कुछ नहीं। और मालती का क्या? वो उसी घर में उसी दौलत के साथ अकेली रहती है, और उसके चेहरे पर जो सुकून है, जो शांति है, वही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। ये शांति एक सबूत है कि जो कुछ भी उसने किया वो उसे अपनी नजरों में सही मानती है। और आखिर में कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि राजन की इस तबाही का जिम्मेदार आखिर था कौन? क्या वो सिर्फ एक लालची आदमी था, या फिर क्या ये उसकी मजबूरी और गरीबी थी जिसने उसे इस अंधेरे रास्ते पर आने पर मजबूर कर दिया? देखिए, इसका कोई आसान जवाब है नहीं, और कहानी ये फैसला हम सब पर छोड़ देती है कि हम क्या सोचते हैं।